Dear children, now here we are talking about class 11th and class 11th की केमिस्ट्री में हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और दिस टॉपिक इज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये क्लास 11th का चैप्टर 1 है, तो हम यहाँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। बेटा देखो, इसमें वो सारी चीज़ें तुम्हें पढ़नी है जो तुम पहले भी पढ़ चुके हो। जैसे तुम्हें यहाँ पे पढ़नी है लाइक मैटर क्या होते हैं, तो मैटर तुमने पढ़ा है कि मैटर जो है वो कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके इधर मिक्सचर बना रहे हैं या वो कंपाउंड बना रहे हैं। मिक्सचर है तो होमोलोगस है या हेट्रोजीनस है, कंपाउंड है, एलिमेंट्स है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर तुम्हें पढ़नी है मोलैलिटी कैसे फाइंड करोगे, इंपीरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें इस बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़नी है। लेकिन मैंने छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें मैं पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करूंगी। ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, तो पहले मैं आपको यहाँ से कंटिन्यू करूंगी, देन वी विल फाइंड अबाउट मोलैरिटी एंड समथिंग एल्स। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद करो कि तुमने क्या पढ़ा था। याद है तुम्हें महर्षि कनद ने बताया था पार्टिकल के बारे में, एटम्स के बारे में। फिर हमने पढ़ा था कि लेवोजियर ने कहा कि नहीं भाई, कोई भी एलिमेंट आपस में तभी कंबाइन कर रहे होते हैं या उनके एटम्स कंबाइन करके एक फिक्स रेशियो देते हैं। तो यहाँ पे हम उन्हीं बातों की डील करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम क्या एग्जैक्टली करने जा रहे हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब केमिकल कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे तो हमें देखना होगा कि कोई भी दो सब्सटेंस किस तरह से कंबाइन करते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट लॉ आता है इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा बहुत इजी टॉपिक है और हमें आसानी से समझने में अगर हम ध्यान दें तो आसानी से हम समझ सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो मास मतलब क्या कि उस एलिमेंट के अंदर जो भी मैटर है उनका अमाउंट क्या है, दैट इज़ द मास। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाती हूँ। मान लो कि मैंने कोई सब्सटेंस लिया या कोई रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी। अब अगर ए और बी कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? ए बी। जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है वो क्या कहता है कि इसका जो मास होगा, यानी कि ए का जो मास होगा और जो बी का मास होगा, अगर इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हो तो इनके मास जो होंगे वो ऐड ऑन हो जाएंगे। लाइक अगर इसका मास 30 ग्राम है और इसका मास अगर 40 ग्राम है तो जो ए बी बनेगा उसका मास कितना हो जाएगा? 70 ग्राम। वेरी गुड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि वॉट एवर द मास ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन, इट विल नेवर बी या इट विल नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट विल जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। चलो एक और एग्जाम्पल पे बात करते हैं। लाइक मैंने दे दिया C+O2, ये बन गया CO2। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हें मास पता करना है। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि इसका मोलर मास क्या है। तो कार्बन का कितना हो जाएगा? 12 है ना, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 होता है ना मॉलिक्यूलर मास, तो ये कितना हो जाएगा? 32। 16 2 जा 32। अब यहाँ अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी 12 + 32, तो ये कितना हो जाएगा? ये 12 + 32 कितना हो जाएगा? 44 ग्राम, और ये भी हो जाएगा 44 ग्राम। तो यहाँ आपने क्या देखा? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इट मीन्स मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंज फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था, तो आई डोंट थिंक आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी। दैट वाज द फर्स्ट लॉ और ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो हमने ये कंजर्वेशन ऑफ मास किया था। किसने दिया था? ये हमें दिया था लेवोजियर ने, जो मैंने आपको ये फर्स्ट पढ़ाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं? देखो पहले तो लिखते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब डेफिनिट का मतलब क्या होता है? ये फिक्स्ड है ना, सो इट इज डेफिनिट। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? वी आर फाइंडिंग देयर रेशियो। सो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में हमें क्या देखना है एग्जैक्टली अगर इसकी बात करो तो हमें इसके जो है उनकी रेशियो को देखना है कि आर दे फिक्स्ड और नॉट। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल देना चाहती हूँ विच आई जस्ट फॉरगॉट टू गिव यू। तो पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर हम करेंगे बेटा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मास की बात करते हैं। मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया और मैंने दिया 1.5 ग्राम ऑफ C2H6। C2H6 किसका फार्मूला है? मीथेन। तो मैंने 1.5 ग्राम ऑफ C2H6 लिया ऑन कंप्लीट कंबशन। कंबशन क्या होता है? किसी भी चीज को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हीट और लाइट देता है। तो 1.5 ग्राम ऑफ C2H6 ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स, क्या दे रहा है भाई? गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.7 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये क्या कह रहे हैं? 1.5 ग्राम है हमारा C2H6। जब हमने इसे कंबशन किया तो हमें 4.4 ग्राम ऑफ CO2 मिला और 2.7 ग्राम ऑफ H2O मिला। ठीक है, अब ये हमें प्रूव करना है, शो दैट इट इज शोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बेटा, अब हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करना है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि हमने बोला कि C2H6 को हमने कंप्लीट कंबशन किया, ठीक है, और कंबशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ इन्होंने ऑक्सीजन कहीं नहीं लिखा है, आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है। तो मैं इसी क्वेश्चन को जरा यहाँ पे सॉल्व आपके सामने ये लिख रही हूँ। मैं इस क्वेश्चन में 1.5 ग्राम ऑफ C2H6 है, मैं इस क्वेश्चन को एक बार और लिखूंगी, आपके सामने था वो क्वेश्चन। तो मैं इस इक्वेशन को लिख रही हूँ C2H6 प्लस, मैंने कहा कंबशन किया, तो कंबशन किया मतलब कंबशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, तो C2H6O2 के साथ हम क्या बना रहे हैं? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी के लिए मैंने डेल्टा का साइन दिया। अब मैंने आपसे कहा कि C2H6 का मैंने अमाउंट कितना लिया था? तो ये अमाउंट था हमारा 1.5 ग्राम। गॉट इट? मैंने CO2 का अमाउंट आपको बोला 4.4 ग्राम और मैंने H2O का अमाउंट आपको बोला 2.7 ग्राम। अब आप ये देखो कि मैंने आपको इसका अमाउंट दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का दे दिया, वाटर का दे दिया, लेकिन मैंने ऑक्सीजन का नहीं दिया। अब अगर हमारे पास दो तरीके हैं, पहला तरीका तो ये है कि हम इन दोनों को प्लस कर दें और इसमें से इसको माइनस कर दें, तो हमें ऑक्सीजन का अमाउंट मिल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है। लेकिन हम इसको डायरेक्टली यहाँ से ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते। वैसे केस में क्या होगा, वैसे आप कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी करके देख लीजिए। ये 4.4 और 2.7 कितना आ गया आपका? 11, और ये 4 to 6 7.1 आ गया। ये कितना है? 1.5 ग्राम है। अगर आप 1.5 ग्राम को इससे माइनस करेंगे तो 11 में से 5 गया 6, 6 में से 1 गया 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5.6 ग्राम। देखो आप यहाँ देख रहे हो ना। अब आपके हिसाब से इस ऑक्सीजन का मास कितना आना चाहिए था? 5.6 ग्राम। मैंने क्या किया? इन दोनों को प्लस कर दिया और इन दोनों को प्लस करके मैंने C2H6 का जो वैल्यू दिया हुआ था उसको माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे ऑक्सीजन का मास निकालना था। अब मैं प्रूव कर सकती हूँ कि अगर इसका मास 5.6 ग्राम है, इन दोनों का प्लस और इनका प्लस एक आना चाहिए। इसका भी प्लस हमारा 7.1 आएगा और इनका प्लस भी हमारा 7.1 आया। तो ये प्रूफ करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एक सिंपल तरीका था जो मैंने आपको बताया। एक और तरीका है, आप ये 5.6 याद रखेंगे। देखो ये 5.6 हमारा आंसर आएगा। ठीक है बेटा, मैं इस 5.6 को इधर लिख रही हूँ। ये तो बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था। अब मैं थोड़ा सा टफ ट्विस्टेड तरीके में जा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है बच्चे, अब हमें सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। देखो यहाँ पे कार्बन कितना है 2 और यहाँ पे कार्बन कितना है 1। वैसे केस में ये कार्बन बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो हाइड्रोजन 6 है, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो वैसे केस में हम क्या करेंगे कि इन्हें बैलेंस करेंगे। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, सपोज आप देखो हीट एंड ट्रायल मेथड लो, अगर मैंने 2 लगा दिया तो कार्बन 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो गया और यहाँ पे 5 नहीं हो सकता है ना। तो हम अभी क्या करते हैं कि इस कार्बन को इस कार्बन के आगे हम 2 लगा देते हैं। तो देखो कार्बन कितने हो गए? कार्बन हो गए हमारे टोटल 4। ठीक है, और ये कार्बन हो गए 4, तो चलो यहाँ पे हम 4 लगा देते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन। अच्छा, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 4 2 जा 8 प्लस 1
9 है ना, तो ये भी अभी बैलेंस नहीं है। तो वैसे केस में हम क्या करते हैं, मान लो हमने यहाँ पे लगाया 6, मैंने पिछली वीडियो में सारा बताया है क्लास 10th वाले में कि कैसे बैलेंस करेंगे। अब मान लो मैंने यहाँ लिखा 6, तो ये देखो ऑक्सीजन कितना हो गया 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 8, 14 हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2। तो यहाँ अगर मैं 7 लगा दूँ तो 7 2 जा 14 ऑक्सीजन हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो बैलेंस हम चेक कर लेते हैं, कार्बन 4 कार्बन 4, ऑक्सीजन हमारे 14 हमने चेक कर लिए थे, और हाइड्रोजन हमारा 6 2 जा 12, और यहाँ पे भी 6 2 जा 12 हो गए, हाइड्रोजन भी हमारे बैलेंस हो गए। अब अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो यहाँ एक और तरीका है जिसमें हम इसे प्रूव कर सकते हैं। क्या करेंगे, देखो हमें नहीं पता है कि इस ऑक्सीजन का मास कितना है, तो हम क्या करेंगे, याद करो तुम्हें एक फॉर्मूला बताया हुआ था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। याद है ये फॉर्मूला, क्लास 9th में आपने पढ़ा था। तो यहाँ देखो अगर हमें मालूम हो नंबर ऑफ मोल्स, या हमें मालूम हो गिवन मास, या हमें मालूम हो मोलर मास, तो हम क्वेश्चन को कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखो मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाला इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मैं बात करती हूँ C2H6 की, तो C2H6 का मैंने गिवन मास कितना दिया हुआ है 1.5, यस वेरी गुड। और मोलर मास कितना हो जाएगा, एक कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12, तो ये कितना है 24 हो जाएगा, 12 2 जा 24, तो ये हो जाएगा 24, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1 इंटू 6, तो 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन 30। ठीक है, ये डेसिमल हट जाएगा तो ये 300 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/20, और अल्टीमेटली अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 0.05। ठीक है बेटा, अब 0.05 हमारा क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स आया, यानी कि n आ गया। अब हमें इसका नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, इसका हमें मोलर मास भी मालूम है, गिवन मास भी मालूम है। अब ये हमने ऑक्सीजन के रूप में कैसे यूज़ करना है वो हमें देखना है। ठीक है, अब देखो अगर मैंने यहाँ ये लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 7, इसका मतलब 2 जो है और 7 में कोई ना कोई रिलेशन होगा। अब 2 क्या है, ये इथेन का मोल है, और 7 जो है वो ऑक्सीजन का मोल है। तो अगर मैं कहूँ कि 2 मोल ऑफ C2H6 इज इक्वल टू 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन, कोई दिक्कत, ये दोनों ही रिएक्टेंट है, तो 2 मोल ऑफ C2H6 इज इक्वल टू 7 मोल ऑफ O2, नॉट एन इशू। अब हमारा 2 मोल कितना आया देखो तो 0.05 आया ना हमारा आंसर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा और 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, 7 मोल जो है तुम्हारा, अब चाहो तो तुम जो है 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन में क्या कर सकते हो, देखो 7/2 इंटू 0.05, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल का तुम निकाल रहे हो, सो दैट बिकम 7/2 इंटू 0.05। अल्टीमेटली तुम्हारा क्या आ जाएगा 7/2 इंटू 1/20 भी तुम कर सकते हो 0.05 की जगह पे, और ये क्या आ जाएगा 7/40। ठीक है, 7/40 मोल्स आ गया, किसका आ रहा है, ऑक्सीजन का आ रहा है, 7/40 मोल्स आ गया। यहाँ तक क्लियर है। 2 मोल्स ऑफ C2H6 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन के बराबर, तो 0.5 किसका हो जाएगा 7 ये 2 मोल्स इसका 7/2 इंटू 0.5, तो 7/2 0.05 को मैंने 1/20 किया, दैट सॉल्व 7/40। अब मुझे ऑक्सीजन का मास निकालना है। देखो एक तरीका था जिसमें मैंने 5.6 ईजिली निकाल दिया था दोनों को प्लस करके, अब मैं बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड वे में कर रही हूँ इसको, तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमारा यहाँ पे इतना आ गया। ठीक है, अब चलो निकालते हैं, इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, चलो आगे निकालते हैं बेटा। अब देखो हमारा 7/40 आया उसका। ठीक है बेटा, अब देखो मास ऑफ O2 निकालो। अब मास ऑफ O2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, हमारा फॉर्मूला क्या है, N इज इक्वल टू M/M। ठीक है, ये N नंबर ऑफ मोल्स, M इज इक्वल टू गिवन मास, और M इज इक्वल टू मोलर मास। हमें ये निकालना है गिवन मास, तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N इंटू M। याद आ रहा है सब कुछ, यस याद आ रहा है। अब हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितना आया था बेटा 7/40, और मोलर मास कितना हो जाएगा भाई, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2, तो 16 2 जा 32।
ये कितना हो जाएगा, आप काटो, 4 8 जा 32 और 4 10 जा 40, यहाँ कट गया। और ये कट सकता है, आप और भी काट सकते हो चाहो तो, लेकिन हम नहीं काटेंगे क्योंकि नीचे 10 आ गया तो डेसिमल में चेंज हो जाएगा। तो 7 8 जा 56 अपॉन 10, डेसिमल हटाओगे तो क्या आ गया 5.6। देखो यही आंसर आ गया ना 5.6 जो मैंने पहले लाया था। तो एक तरीका तो ऐसे होता है कि तुम डायरेक्टली इसको प्लस कर लो और इनको प्लस करके इसको माइनस कर दोगे तो तुम्हारा इसका मास निकल जाएगा। फिर तुम इनके मास को प्लस करके दिखा दो और इसके मास को प्लस करके दिखा दो अगर दोनों इक्वल आते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका है कि n = m/m करो और फिर तुम बैलेंस करके करो। तुम्हें जो ऑप्शन इजी लगे तुम उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये प्रूव हो गया, देखो इनको भी प्लस करोगे और इनको भी प्लस करोगे तो दोनों ही के आंसर 7.1 आ जाएंगे। चलते हैं अब हम सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो अब हम इसकी बात करते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है ना, डेफिनेट प्रपोर्शन में क्या है, हम बात कर रहे हैं कि जो उनका रेशियो होगा वो हमेशा डेफिनेट होगा, जो वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम आएगी। अब ये एग्जैक्टली क्या कहता है, ये कहता है सेम एलिमेंट कंबाइन टुगेदर। सेम एलिमेंट अगर कंबाइन करते हैं आपस में इन फिक्स्ड रेशियो, वो हमेशा क्या होंगे, फिक्स्ड रेशियो में होंगे अगर सेम एलिमेंट कंबाइन करते हैं। जैसे मान लो मैं वाटर का एग्जांपल लेती हूँ, अब वाटर किसी भी सोर्स से हो सकता है, सी से भी हो सकता है, रिवर से भी हो सकता है, सॉल्टी वाटर भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हम अगर वाटर की बात करें तो वाटर में क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो वहाँ पे सेम एलिमेंट्स हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जब भी कंबाइन करेंगे इनकी रेशियो फिक्स्ड होगी। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं H2O की बात करूँ जो मैंने आपसे कहा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 1, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 1 × 2 H2, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, तो 2/16 क्या हो जाएगा 1:8। तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जब भी वाटर बनाएंगे तो उनकी रेशियो क्या हो जाएगी 1:8। ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, सो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लेते हैं समझने के लिए। चलो एक क्वेश्चन लिया हमने लिया 0.243 ग्राम ऑफ Mg बर्निंग विथ O2 yield 0.4030 ग्राम ऑफ MgO। एक एक्सपेरिमेंट किया हमने और इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक्सपेरिमेंट 1 में क्या किया, इतना हमने Mg लिया, इसको बर्न किया ऑक्सीजन में और हमारा जो प्रोडक्ट आया MgO ये इतना, ये एक्सपेरिमेंट 1 है। अब एक्सपेरिमेंट 2 में हमने क्या किया, 0.182 ग्राम Mg लिया, ठीक है, और इसको हमने बर्न किया, बर्न विथ O2 टू यील्ड, यहाँ पे हमारा कितना आता है 0.302 MgO। ठीक है, देखो पहले हमने 0.243 ग्राम मैग्नीशियम लिया एक्सपेरिमेंट 1 में, तो हमें इतना MgO मिला, 0.4030 ग्राम MgO मिला। फिर हमने सेकेंड केस लिया, हमने इतना मैग्नीशियम लिया 0.182 ग्राम और इसको भी ऑक्सीजन के साथ बर्न किया और इतना MgO मिला। अभी यहाँ पे मैंने क्या ट्विस्ट कर दिया, यहाँ मैंने आपको ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं दिया, यहाँ भी मैंने आपको ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं दिया, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि आप प्रूफ करो कि ये हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में, डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब ये 1:2 आ रहे हैं, 3:2 आ रहे हैं, और जो भी आ रहा है ना दोनों का सेम आ रहा है। तो चलो इसको हम कैसे निकालते हैं देखते हैं। ठीक है बेटा, अब चलो एक कंपेयर करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। इस एक टेबल में मैं यहाँ टेबल बनाती हूँ और मैंने यहाँ पे लाइक एक्सपेरिमेंट 1 लिखा और यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट 2 कर रही हूँ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 में हमारा Mg का अमाउंट कितना है, O2 का अमाउंट कितना है और MgO का अमाउंट कितना है, ये देखते हैं। अब देखो एक्सपेरिमेंट 1 में Mg का अमाउंट कितना था 0.243 ग्राम और MgO का अमाउंट कितना था 0.4030 ग्राम। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और साफ लिख देती हूँ, 4030 ग्राम। फिर हमने क्या लिया एक्सपेरिमेंट 2 में, हमने क्या लिया 0.182 ग्राम लिया
मैग्नीशियम, और हमें कितना मिला 0.302 MgO मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। मुझे ऑक्सीजन नहीं मालूम है, तो सबसे सिंपल मेथड से मैं क्या करूँगी, मैं इस सिंपल मेथड में इसमें से इसको माइनस कर दूंगी, है ना। जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगी तो क्या होगा, हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब 0.4030 से अगर हम 243, अब 10 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 403 था, ठीक है 403 लेते हैं, इक्वेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो टफ हो जाएगा आपके लिए भी। सो आई एम टेकिंग हियर 403, तो 3 में से 3 गया कैंसिल, ठीक है। अब 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6, और ये 3 में से 2 गया 1, तो ये हो जाएगा आपका 0.160। इसी तरह से इसमें से इसको माइनस करोगे तो एक्सपेरिमेंट 2 में कितना था 0.182, 2 में से 2 कैंसिल 0, 10 में से 8 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, तो 0.02 ग्राम हो गया। दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो किसका हम फाइंड करेंगे, हम mg से O का फाइंड करेंगे रेशियो, ठीक है। अब देखो यहाँ केस 1 में देखो, अब मैं ये क्वेश्चन हटा रही हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है बेटा, तो हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो मैंने mg का यहाँ लिया है अमाउंट, और ऑक्सीजन मैंने इसमें से माइनस करके निकाला। अब मैं mg का निकालती हूँ, चलो mg और O का रेशियो निकालूंगी, तो क्या आ जाएगा 0.243 अपॉन 0.160। अब अगर आप इसको लगभग काटोगे ना तो 1.51 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप एक्सपेरिमेंट 2 में जाओ, mg और O का रेशियो निकालो तो कितना है 0.182 ग्राम, और ये कितना है 0.120। ये भी आप काटोगे ना तो लगभग 1.51 का आ गया। अब इनका तुम रेशियो लेकर के देखो, ये क्या आ जाएगा, और लगभग 1:1 की रेशियो आ जाएगी। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो में है, दोनों की रेशियो 1.51 आ रही है, यानी कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को प्रूव करता है, ठीक है बेटा। चलो अब हम आते हैं थर्ड लॉ, और थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब मल्टीपल मतलब क्या होता है भाई, बहुत सारे होंगे, ठीक है ना, और ये सारे जो होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की हम बात करते हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन को समझो। कहता है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, कौन, टू एलिमेंट्स कंबाइन, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करें टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन द डिफरेंट masses of one element which combine with fixed mass of other element bear a small whole number ratio, small whole number ratio of one another, ठीक है। अब जरा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैम ये इतना बड़ा डेफिनेशन है, पूरा बोर्ड फेल हो गया। यस, क्या कहता है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, हमें यहाँ पे दो एलिमेंट को लेना है, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाता है। जैसे हम मान लो दो एलिमेंट लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, अब इन दोनों को मिलाओ क्या क्या बनेगा भाई, C+O, CO2 बन सकता है, CO बन सकता है ना। तो आपने कहा व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, C+O हमने लिया तो CO2 भी बन सकता है, CO भी बन सकता है, यहाँ तक तो ठीक। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, अब वो एलिमेंट जिसके दो मास है, अब CO2 में और CO में मास किसका अलग होगा, O का और O2 का। वेरी गुड। तो देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, और फिक्स्ड मास किसका होगा, कार्बन का, bears a small whole number ratio of one another। देखो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो अभी मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाती हूँ, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। आपको डेफिनेशन दिख गया, हाँ मैं समझती हूँ बहुत बड़ा सा डेफिनेशन है, लेकिन मुझे अभी इस डेफिनेशन को थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा ताकि मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊँ, ठीक है बच्चा। अब चलो यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं।
चलो एक इक्वेशन लेते हैं। मान लो मैंने कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया। कार्बन का मास कितना हो गया 12 हो गया और ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 16। अब ये क्या बनाएगा CO भी बना सकता है और CO2 भी बना सकता है। अब CO में देखो कार्बन 12 ऑक्सीजन 16, मैंने रेशियो लिख दिया। ये 12 और ये कितना हो जाएगा 16 2 जा 32। ठीक है, ये रेशियो हो गया आपका। क्लियर है। अब यहाँ देखो ये है फिक्स्ड और ये क्या है जिनके मास जो है वो चेंज हो रहे हैं। अब जिनके मास चेंज हो रहे हैं उनका रेशियो जो है ना वो फिक्स होना चाहिए, मतलब उनका रेशियो सिंपल प्रोपोर्शन में आना चाहिए। अब इनका रेशियो क्या होगा, देखो इसका रेशियो 16 है, इसका रेशियो क्या है 32। तो अगर मैं जिनके मास चेंज हो रहे हैं उनका रेशियो अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा 32 डिवाइडेड 16, अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा 2:1 का रेशियो। देखो सिंपल सा रेशियो ना 2:1। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन यही कहता है कि जिनके मास सेम है उनके चेंज होने वालों के मास के रेशियो निकालने। तो इनका चेंज होने वाला मास 16 है, इनका चेंज होने वाला मास 32 है। तो इनका जो रेशियो हमने निकाला उनका रेशियो क्या आया 2:1 आ गया। दूसरा भी लेते हैं। चलो हमने एक ले लिया हाइड्रोजन और एक ले लिया ऑक्सीजन। ठीक है, अब इनको मिला के बनाओ क्या क्या बन सकता है। H2O बन सकता है और H2O2 बन सकता है। अब H का मास कितना है 1 और ऑक्सीजन का मास कितना है 16। यहाँ पे देखो H1 × 2 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2:2 16 और यहाँ कितना हो जाएगा 2:2 16 2 जा 32। तो देखो फिक्स कौन है 2। तो इन्होंने कहा था ना डेफिनेशन में कि एक जो कंपाउंड होंगे उनका मास फिक्स होगा और एक जो कंपाउंड होंगे उनका मास चेंज होगा। तो जिनका मास चेंज हो रहा है उनका रेशियो हमें लेना है। तो ये 16 और 32 का रेशियो ले सकते हो तुम यहाँ पे। ठीक है, अब 16 और 32 का रेशियो क्या हो जाएगा तुम्हारा। अब डिपेंड करता है कि तुम किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो। अगर तुम H2 और H2O2 के रेस्पेक्ट में लोगे तो 16 ऊपर आ जाएगा, 32 पहले आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। अगर H2O2 के रेस्पेक्ट में H2O को लोगे तो 32 पहले आ जाएगा और 16 बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं H2O के रेस्पेक्ट में ले रही हूँ तो क्या हो जाएगा 16:32 यानी कि 1:2। ठीक है, तो हर हालत में रेशियो क्या आ गया बहुत सिंपल आ गया, विच वी कैन प्रूव। ठीक है, सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमारा यहाँ पे प्रूफ होता है। एक और है जो मैं तुम्हें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में दे रही हूँ। यहाँ तक तुम्हें क्लियर है। एक और एलिमेंट लेती हूँ मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था। ठीक है बेटा, चलो अब मान लो मैंने एक सब्सटेंस लिया N और O। अब N और O से कितने सारे कंपाउंड बन सकते हैं ये देखते हैं। चलो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम NO ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ठीक है, हमने ले लिया NO, यहाँ हम ले लिया एक टेबल बनाते हैं, ये कंपाउंड, फिर N और O। ठीक है, यहाँ पे ये कंपाउंड बना, मैं COMPD लिख रही हूँ कंपाउंड के लिए। अब N और O को हम यूज़ करके कौन कौन सा कंपाउंड बना सकते हैं। N2O बन सकता है, ठीक है, NO बन सकता है, N2O3 बन सकता है, NO2 बन सकता है और N2O5 बन सकता है। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 14 है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा 28। फर्स्ट केस में मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखती हूँ, यहाँ मैं N लिख रही हूँ, यहाँ मैं O लिख रही हूँ। तो यहाँ देखो केस 1 में नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28 और ऑक्सीजन का कितना है 16। यहाँ देखो नाइट्रोजन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में है तो 14 और यहाँ 16। यहाँ 14 2 जा 28 और यहाँ कितना हो जाएगा 16 3 जा बताओ 48। ठीक है, यहाँ हमारा कितना हो जाएगा देखो, लाइक हमने यहाँ ले लिया नाइट्रोजन का, यहाँ कितना हो जाएगा 14 और यहाँ ऑक्सीजन है कितना है 16, तो 16 2 जा 32। अब यहाँ हमने मान लो N2O5 लिया है तो N2O5 में कितना हो जाएगा, N2 तुम्हारा 28 हो जाएगा और 16 5 जा 80 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे हमारी रेशियो क्या आ रही है,
लेकिन हमारे साथ क्या था कंडीशन कि जब हम दो कंपाउंड को ले रहे थे या दो एलिमेंट को ले रहे थे तो उनके मास फिक्स थे। यहाँ हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो हमारे मास एक के फिक्स होने चाहिए। ऑक्सीजन के तो अलग अलग आ रहे हैं तो इनको नहीं ले सकते, लेकिन नाइट्रोजन में देखो बाकी सब तो 28 है लेकिन दो 14 है, तो हमें पहले इनके मास को बराबर करना होगा, ठीक है, ताकि इक्वल हो जाए। तो चलो इसको हम डबल कर देंगे। तो अब हम डबल वाले को यहाँ लिखते हैं। नाइट्रोजन का 28 आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ नाइट्रोजन 14 था यानी कि एक n था, तो इसको हम आगे 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो 2 लग गया तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 14 2 जा 28 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 था तो 32। पहले वाले केस में ऑक्सीजन कितना था, 16 था। वेरी गुड। अब यहाँ देखो N2O3 में 28 है, हमें कोई जरूरत नहीं है चेंज करने का, ये 28 है, ये 48 है। चलो फोर्थ केस में जाओ, यहाँ N1 है, ठीक है, और यहाँ पे N2 है। तो मान लो यहाँ पे भी हम इसको डबल कर देते हैं तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन 28 हो गया तुम्हारा। और उसके बाद से ये ऑक्सीजन कितना है, 16 2 जा 32 है, लेकिन अगर आगे लगा दो तो आगे में कितना हो जाएगा, ये नाइट्रोजन तो 2 हो गया और ये 2 2 जा 4, तो 16 4 जा 64, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन ऑलरेडी 28 है और ये है 80, तो हमें यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि हमें एक एलिमेंट को के मास को इक्वल करना था। देखो सारे 28 आ गए और यहाँ देखो जो दूसरा है उनके मास चेंज है, तो हमें जिसके मास चेंज हो रहे हैं उनका रेशियो निकालना है। चलो भाई 16 और 32 का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2। 32 और 48 को करोगे तो इनका रेशियो भी सिंपल आ जाएगा। 48 और 64 को करोगे इनका भी सिंपल रेशियो आएगा, 1:2 2:3, ऐसे करके आपका रेशियो बनता जाएगा। तो हर हालत में क्या आ रहा है, रेशियो सिंपल रेशियो आ रहा है। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूव करता है, ठीक है। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, अपोजिट वाले का हमें करना होता है ना, तो अब हम करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी जो है ना, ये भी बहुत कुछ आपको बोलता है। ये क्या कहता है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंड, कौन, दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, जब दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे विथ, एक मिनट, कंबाइन सेपरेटली with a fixed mass of third element। अगर तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से ये कंबाइन करते हैं, then the ratio of masses in which they do so bears a small whole number ratio to the mass in which themselves combine, ये इतने बड़े डेफिनेशन है। फिर हम देखते हैं when two elements combine, यहाँ पे हमें क्या करना है, दो एलिमेंट को लेना है। when two elements combine separately, अलग अलग कंबाइन कर रहे हैं with a fixed mass of third element, यानी कि दो एलिमेंट है। अब दो एलिमेंट ले लो, चलो कार्बन है, ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट हो गए, और एक और लेना है जिसका फिक्स्ड नंबर है ना, विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। चलो हाइड्रोजन का ले लेते हैं, हाइड्रोजन का मास मान लो कि फिक्स्ड है। देन द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे डू सो बियर्स, तो एक बार कार्बन है ना, हमने कार्बन लिया या कार्बन के साथ कोई और ले लिया, मान लो हमने कार्बन और सल्फर ले लिया, तो कार्बन और सल्फर के साथ एक रिएक्शन, एक कार्बन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, और एक सल्फर और हाइड्रोजन के साथ हमें रिएक्शन बनानी है। ये डेफिनेशन आपके सामने है और मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाती हूँ। इन शॉर्ट, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो बियर्स ए स्मॉल होल नंबर। वो जब भी रेशियो आएगा उनका बिल्कुल होल नंबर में आएगा, एंड रेशियो टू द मास इन विच देमसेल्फ कंबाइन, मतलब वो फिक्स्ड वाले के साथ भी कंबाइन करेंगे तो भी, और खुद से कंबाइन करेंगे तो भी, उनका रेशियो फिक्स्ड आएगा। चलो देखते हैं कैसे बनेगा ये। अभी इस डेफिनेशन को हटाते हैं और हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल पे पहुंचते। चलो मान लो कार्बन है, एक सल्फर ले लिया हमने,
और यहाँ पे हमने ऑक्सीजन ले लिया। तो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, लाइक CO2 बनाया, ठीक है। अब अगर CO2 बनाया तो इनका मास क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32। अगर सल्फर और ऑक्सीजन मिला तो क्या हो जाएगा, SO2। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, सल्फर का 32 S2 32। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत? अब यहाँ देखो ऑक्सीजन का रेशियो हर हालत में सेम है, यहाँ पे भी 32 है और यहाँ पे भी 32 है। ये केस 1 हुआ, इसको चलो 1 करके लिख लो। अब चलो केस 2 में जाओ। अब हम बात करते हैं कार्बन और सल्फर की। कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन किया, सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन किया। तो केस 2 में क्या कहता है, कार्बन एंड सल्फर कंबाइन सेपरेटली विथ फिक्स्ड मास ऑफ O2। किसके साथ कर रहा है, ऑक्सीजन के लिए, विथ फिक्स्ड मास ऑफ O इन द रेशियो ऑफ मास। अब देखो जरा, कार्बन और सल्फर का मास ले लो। कार्बन का मास कितना था 12 और सल्फर का मास कितना था 32। तो 12:32, ठीक है। अब 12:32 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3:8। अभी मैं इसको एक बॉक्स के अंदर रखती हूँ। कितना आया हमारा, 3:8। क्लियर है। फर्स्ट वाले केस में आपको दिखा कि हमने फर्स्ट केस में क्या किया, कार्बन और सल्फर को ले लिया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन एक फिक्स्ड मास ले लिया, ये 2 एलिमेंट ले लिया, ऑक्सीजन को हमने फिक्स्ड मास में लिया। CO2 में भी यहाँ 32 आ रहा है ऑक्सीजन का और SO2 में भी 32 आ रहा है। तो पहले हमने जो चेंज हो रहा है यानी कि कार्बन और सल्फर का मास निकाला, रेशियो निकाला, तो 3:8 आ गया, ठीक है। अब हम ये इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ मैं केस 3 बना रही हूँ। केस 3 बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा बोर्ड साफ करना पड़ेगा, तो अब हम केस 3 के लिए पहले आपको ये करके दिखा देते हैं। केस 3 के लिए चलो यहाँ पे हम थर्ड ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केस थर्ड में देखो, अगर मैंने कार्बन और सल्फर को लिया, इन्होंने कहा ना कि अब हम देमसेल्फ दे आर मेकिंग अ रेशियो, तो कार्बन और सल्फर को लेंगे तो क्या बनाएगा, CH2 बनाएगा, ठीक है। अब CH2 में कार्बन का कितना, चलो कार्बन एंड सल्फर देमसेल्फ आपस में बना रहे हैं, तो कार्बन का कितना 12 और सल्फर का कितना 32 होता है, तो 32 × 2 कितना हो जाएगा 64। कोई दिक्कत? अब इनका जब हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3:16, ठीक है ना बेटा। देखो 3:16 हो गया, ये हमारा केस 3 हो गया। केस 1 में हमने क्या किया, 2 एलिमेंट को लिया और एक फिक्स्ड वाले को लिया, और हमने फिर क्या किया, केस 2 में जो आपस में कंबाइन कर रहे थे, जिनके रेशियो फिक्स नहीं आ रहे थे, मतलब कार्बन और सल्फर का लिया। केस 3 में हमने क्या लिया, ये आपस में, अब कार्बन और सल्फर आपस में कंबाइन करेंगे तब इनके रेशियो हमने लिए। अब ये रेशियो और ये रेशियो का हम रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल में क्या आ जाएगा, देखो ये 3:8 है और ये 3:16 है। अब अगर आप इनका रेशियो लेते हो तो ये क्या आ जाएगा, देखो इसको लेंगे 3:8 अपॉन 3:16, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 16 ऊपर चला जाएगा, तो 16/8 हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका कट करके क्या आएगा 2:1। तो आपका आंसर क्या आया 2:1। तो 2:1 होल रेशियो है ना। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर 2 एलिमेंट को लेते हो, 2 एलिमेंट अगर कंबाइन करते हैं विद द फिक्स्ड रेशियो ऑफ अदर थर्ड एलिमेंट, तो पहले एक बार आपको उनकी रेशियो निकाल के देखनी है, फिर इनकी रेशियो, और इनके जो भी रेसिप्रोकल होंगे वो हमेशा एक फिक्स्ड नंबर में आएंगे, ठीक है बेटा। एक और करके देखें, यहाँ थोड़ा सा आपको और समझ में आ जाएगा। चलो एक और करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ले लिया। इसमें मैं हाइड्रोजन को फिक्स रेशियो में लेती हूँ, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में लेते हैं। अब हाइड्रोजन के साथ सल्फर मिलके क्या बनाएगा H2S, और हाइड्रोजन के साथ वाटर मिलके क्या बनाएगा H2O। देखो दोनों में ये हाइड्रोजन में क्या रेशियो आया 2:16, यहाँ क्या आया 2:16, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ मैंने H2S लिया था तो ये हो जाएगा 2:32। ओके, सो वी हैव टेकन 2:32। अब देखो यहाँ पे 2 फिक्स्ड रेशियो है, हमें किसका लेना है, जिनके रेशियो फिक्स नहीं है। तो ये था केस 1। केस 2 में हम क्या लेंगे, जिनके रेशियो फिक्स नहीं है, तो लेंगे हम रेशियो ऑफ मास ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब हम सल्फर और ऑक्सीजन का मास लेंगे, तो सल्फर का मास कितना था 32
और ऑक्सीजन का मास कितना था 16, कितना आ जाएगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम किसका लेंगे, इन दोनों का लेंगे। चलो भाई इनको करो, ये क्या बन जाएंगे SO2, S में कितना मास हो जाएगा 32 और ऑक्सीजन का 16 2 जा 32। ठीक है, चलो तो थर्ड केस में हम लेते हैं रेशियो ऑफ मास ऑफ S एंड O देमसेल्फ, आपस में कर रहे हैं वो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 32:32, अल्टीमेटली कट के हो जाएगा 1:1। अब हमें क्या करना है, इनका और इनका रेशियो निकालना है। तो जब आप इनका रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2:1 डिवाइडेड 1:1, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा और ये अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ जाएगा 2:1। तो देखो सिंपल रेशियो आ गया 2:1, आप किसी को भी करोगे सिंपल रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, दो एलिमेंट को लेना है जिनके मास फिक्स्ड, एक मास फिक्स है और जिनके मास फिक्स नहीं है उनका पहले रेशियो निकालना है, फिर देमसेल्फ में मल्टीप्लाई करके उनके रेशियो निकालने हैं। ठीक है, चलो अब लॉ फोर्थ पे आते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया। गे-लुसाक लॉ पे आते हैं। गे-लुसाक लॉ क्या कहता है, गे-लुसाक लॉ भी बहुत सिंपल सी चीज है। ये कहता है व्हेन गैसेस रिएक्ट, ठीक है, अगर गैसेस रिएक्ट करती हैं, व्हेन गैसेस रिएक्ट इन वॉल्यूम which bear a simple whole number, which bear a simple whole number ratio to one another। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट में वो बिल्कुल जो उनका रेशियो होगा वो टू वन अनदर टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो इनका बनेगा ना प्रोडक्ट, उनसे वो उनका जो रेशियो बनेगा वो सिंपल रेशियो में बनेगा। जैसे मान लो मैंने लिया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और ये बन गया HCl। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है, मैंने गैस लिख दिया। क्लोरीन क्या है, गैस है, मैंने गैस लिख दिया। और ये हाइड्रोजन HCl भी जो था वो मान लो गैस के फॉर्म में निकला। ठीक है, वैसे तो ये एसिड है लेकिन मान लो ये गैसियस फॉर्म में निकला। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, पहले तुम बैलेंस करो। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1, तो इसको बैलेंस करो, ये 2 हो गया, ये 1 और ये 1। ठीक है, अब इमेजिन करो कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2 है तो 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 भी है। तो अगर 1 वॉल्यूम ऑफ H2 कंबाइन करता है 1 वॉल्यूम Cl2 से तो क्या बनाता है, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl बनाता है। कोई दिक्कत, ये 1 था, ये 1 था और ये बैलेंस करने पे 2 वॉल्यूम हो गया। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि अगर मैंने हाइड्रोजन 20 ml था और क्लोरीन जो था वो 20 ml था, तो बताओ कि HCl कितना बनेगा। तो इसका 1 ml, इसका 1 वॉल्यूम 20 ml के बराबर है, इसका 1 वॉल्यूम 20 ml के बराबर है, तो इसका 2 वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 20 + 20 40 ml हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। जैसे मान लो मैंने लिया व्हेन 100 ml ऑफ CH4 burns, it produces CO2 and H2O। ठीक, फाइंड O2 and CO2 required, या O2 प्रोड्यूस एंड O2 रिक्वायर्ड एंड CO2 प्रोड्यूस। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया। अब हमने क्या किया, 100 ml ऑफ CH4 को बर्न किया। चलो हमने CH4 ले लिया। अब CH4 को बर्न करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन। वेरी गुड, तो ऑक्सीजन लिया। अब हमें क्या प्रोड्यूस हुआ, CO2 प्लस H2O और ऑब्वियसली एनर्जी निकलेगी, कंबशन हो रहा है तो एनर्जी के लिए मैंने डेल्टा साइन दे दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो CH4 क्या है, गैस है, तो मैं इसके नीचे गैस लिख रही हूँ। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। CO2 क्या है, गैस है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, वाटर है, तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड है। तो ये ध्यान रखना कि गे-लुसाक लॉ में ना हमें लिक्विड की बात नहीं की गई है। जब मैंने आपको डेफिनेशन लिखा था तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट गैसेज ओनली। तो अभी हम यहाँ पे वाटर की बात नहीं करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ देखो, अब अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करो तो पहले रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन हमारा 2 + 1 3 था, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो मैं यहाँ पे अगर 2 लगा दूँ तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ 2 + 1 3 है। मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ तो ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ ऑक्सीजन 2 4 हो गया। कार्बन देखो 1 1, ऑक्सीजन 4 बैलेंस, हाइड्रोजन 4 था, यहाँ 2 2 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं, अगर मैं बोलूँ कि 1 वॉल्यूम, ये 1 है ना, तो 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 जो है वो 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के बराबर है, कोई दिक्कत। और 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 2 वॉल्यूम ऑफ O2 किसके, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम है 1, तो 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है, कोई दिक्कत। अब मैंने CH4 कितना लिया था 100 ml लिया था, ठीक है। तो अगर ये 100 ml है तो ये कितना हो जाएगा 200 ml हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 100 ml हो जाएगा। मैंने आपसे क्या पूछा था, कितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन हमारा 200 ml चाहिए होगा और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 100 ml चाहिए होगा। आंसर हमारा निकल चुका है, सिंपल से हमने सिर्फ रिएक्शन बैलेंस किया और आंसर हमारा निकल गया। अब लास्ट है हमारा एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है बेटा। चलो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस पे आते हैं जल्दी से, और अगले वीडियो में मैं आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना, मोलैरिटी, मोलालिटी, ये सब निकालना सिखाऊंगी। तो अभी फिलहाल बात करते हैं एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस की। अब एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर, प्रेशर ये सब सेम हो तो क्या चेंज होगा, ठीक है। तो मान लो अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर, प्रेशर और सारी फिजिकल कंडीशन सेम हो, ठीक है, एंड ऑल फिजिकल कंडीशन आर सेम, अगर ये सारी चीज़ें सेम हो, आर सेम, देन equal volume of all gases combined in equal number of molecule, in equal number of molecule। अगर हमको मॉलिक्यूल पता है ना तो हम बता देंगे कि कितना अमाउंट में ये करेगा। जैसे मान लो कि पानी है, अब इस पानी के अंदर क्या है H2 और O है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने कहा कि हाइड्रोजन जो है 100 ml था ये पानी इसमें, तो मान लो मैंने कहा कि H2 जो है वो 100 ml है। अब 100 ml में वो ऑक्सीजन कितना हमको नहीं मालूम, या ये पानी 100 ml है तो इसमें H2 कितना है, मान लो X मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना है, अब ये दोनों तो इक्वल है तो हम यहाँ पे ये भी मान लेंगे ऑक्सीजन भी क्या है X मॉलिक्यूल है, यानी कि ऑक्सीजन भी 100 मॉलिक्यूल है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि ऑक्सीजन कितना है, वाटर कितना। ओवरऑल पानी हमारा 100 मॉलिक्यूल था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कनेक्ट किया कि अगर 100 ml वाटर है तो अगर हाइड्रोजन के X मॉलिक्यूल होंगे तो ऑक्सीजन के भी X मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। सेम हेयर, मान लो एक और सिचुएशन ले लो, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि 100 ml ऑफ CO2 में Y मॉलिक्यूल है, Y मॉलिक्यूल है, मोल नहीं है, मॉलिक्यूल है। तो मैंने कहा कि बताओ 50 ml CO2 में कितने होंगे, तो कितना हो जाएगा 100 ml CO2 में, 100 ml CO2 में Y मॉलिक्यूल है तो 50 ml में क्या हो जाएगा Y/2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो जैसे ही हमें मॉलिक्यूल पता चला हमें अमाउंट पता चल गया। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया कि अगर वॉल्यूम ऑफ गैस हमें मालूम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम पता कर सकते हैं, या अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है तो हम वॉल्यूम ऑफ गैस को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम आपको मोलैरिटी और मोलालिटी बताएंगे। आई थिंक बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बेटा।